चलिए, सो अगेन अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सबको आवाज प्रॉपर सुनाई देती है ना? पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं और ऑफिशियली स्वागत करता हूं क्योंकि आप सब ने अनअकैडमी पे ट्रस्ट किया है। नंबर 1, नंबर 2, देखिए आज आपका पहला दिन है और आप अभी जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे धीरे धीरे आपकी एनर्जी कम पड़ती जाती है। इस साल भी नीट का पेपर हुआ, पिछले कई साल से हो रहा है। नीट का पेपर कैसा हो रहा है मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूं। मैं एक चीज जो आपसे साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये, जब भी हर साल बच्चों के रिजल्ट आते हैं और उसमें से जब बच्चे आके हमें अपने नंबर बताते हैं तो कुछ बच्चों में मैं एक चीज हमेशा सिमिलैरिटी, समानता पाता हूं और वो ये, यार ये बच्चा साल भर मुझे क्लास के इस जगह पे इस कोने पे बैठा दिखाई देता था। जिन बच्चों के 700 नंबर, 680 नंबर या कभी टेस्ट सीरीज में जिनके मोर देन 700 होते हैं वो कभी क्लास नहीं छोड़ते हैं। क्या उन्हें सब्जेक्ट नहीं आता? क्या उन्हें कंटेंट नहीं आता? लेकिन फिर भी वो कभी क्लास नहीं छोड़ते। मैं जब भी क्लास स्टार्ट करता हूं तो हमेशा दो चीजें डिमांड करता हूं, मतलब आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है। और उन दो चीजों में जो सबसे पहली चीज मैं डिमांड करता हूं वो है, प्यारे बच्चों, रेगुलर क्लास। आप किसी भी कीमत पर प्लीज क्लास नहीं छोड़ें। अगर आप क्लास छोड़ते हैं तो कई बार क्लास छोड़ना केवल टॉपिक छोड़ना नहीं होता, जब आप क्लास छोड़ते हैं तो आप उस टीचर के साथ डिसिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ये एक लेक्चर में नहीं समझ में आता, ये दो लेक्चर में नहीं समझ में आता, लेकिन जब धीरे धीरे कोई जरूरी चीज आती है फिर वहां उसका असर नजर आता है। मैं आज फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। मेरा नाम टीएन मिश्रा है, टीएनएम सर के नाम से बच्चे जानते हैं। तो जब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, अगर मैं बिल्कुल बिल्कुल फैक्चुअल बातें करता हूं, बिल्कुल फैक्चुअल बातें, हमारा कितना परसेंटेज है नीट के पेपर में? 8%। अगर मैं 15 सवाल के हिसाब से बात करूं तो 15 सवाल केवल 8% होता है। मेरी बात को समझना, 8% का खेल उसकी गारंटी मैं लेता हूं। मैं 15, इस साल 19 सवाल आ गए, अलग बात है। मैं ऑन एन एवरेज जो 15 सवालों का चलता है इक्वल पार्टीशन, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो 15 सवाल मात्र 8% होता है मेरे भाई। 8% न सिलेक्शन रुकता है न सिलेक्शन होता है, रैंक आती है या ऊपर जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्जेक्ट नहीं आता तो फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं कहना क्या चाहता हूं, एक या दो लेक्चर से शायद जो आपने सवाल क्लासेस छोड़ी उससे सवाल ना आए, लेकिन वो जो एक या दो लेक्चर से आपके अंदर डिसिंक्रोनाइजेशन होता है वो एक लॉन्ग टर्म में आपको परेशान करता है। तो नंबर 1, किसी भी कीमत पे क्लास नहीं छोड़े। एक बात। दूसरी बात, जब अपन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको डेली कुछ होमवर्क दूंगा। कई बार होमवर्क यही होगा जो आज पढ़ाया उसे रिवाइज करके आइए। कई बार होमवर्क यही होगा जो आज पढ़ाया उसे, और कई बार बच्चे कहते हैं सर ये तो हमें पहले से पता होमवर्क यही होगा, और आप उसे नजरअंदाज करने लगते हैं। डोंट डू दिस। दो बातें डिमांड करता हूं लेक्चर नंबर 1, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी अपने कॉपी के पहले पन्ने पे इन दोनों बातों को लिख देना और जाके आज दीवार पे चिपका देना। चाहे जो हो जाए मैं इन दोनों बातों को नहीं कभी वॉयलेट करूंगा। पॉइंट नंबर 1, क्लास नहीं छोड़नी है। एंड पॉइंट नंबर 2, आपको रेगुलर होमवर्क करना है। आपको रेगुलर होमवर्क करना है। आपको रेगुलर होमवर्क करना है। जब मैं होमवर्क कहता हूं तो अभी आपको बताऊंगा कैसे हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे, क्या होगा। जब मैं फुल फ्लेज क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको जब होमवर्क दूंगा तो कभी एक दिन में 5 सवाल होंगे, तो कभी एक दिन में 10 सवाल होंगे, तो कभी एक दिन में 50 सवाल भी होंगे, तो कभी एक साथ आपको ईएलपी भी मिलेगा, मॉड्यूल भी मिलेगा, एनसीईआरटी भी मिलेगा, कई बहुत सारा होमवर्क होगा। शुरू में बच्चा बहुत बढ़िया से काम करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उसका होमवर्क करने का एफिशिएंसी कम होता जाता है। उसी दिन से वो पीछे होने लगता है। अगर आज मैंने आपकी कॉपी में 5 होमवर्क दिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो आपका ये फर्ज बनता है पांचों करें। और अगर किसी कारणवश पांचों नहीं कर पाते तो 4 करें, अगर 4 नहीं कर पाते तो 3 करें, लेकिन बिना कुछ होमवर्क किए नहीं आए। मिनिमम क्राइटेरिया होमवर्क का ले रहा हूं मैं 50%।
ऐसा एक भी दिन मत जाने देना जब 50% से आपका कम होमवर्क हो जाए. दिस इज द मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन इन दिस प्रिपरेशन जर्नी. और सबसे जरूरी चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे, और एक कहते हैं ना कि हवा ऐसी चल रही है, एक संशय की हवा चल रही है, एक डाउट की हवा चल रही है. और जब वो हवा चलती रहती है तो हम भी कहीं ना कहीं जबरदस्ती उसमें बेहाल रहते हैं. कहीं मोहल्ले में बगल में आग लगी हो, सुन सुन के किसी के अंदर आग लगी रहती है. मेरी बात समझना, जबकि उनके घर में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सुन सुन के ऐसा मेंटल स्टेटस होता है कि परेशान रहते हैं. हाँ यार, आग लग गई. जबरदस्ती की एक निगेटिविटी है. जब कोई फैसला ले लें तो उस पर डाउट नहीं करें. आपने ड्रॉप का फैसला ले लिया तो आपको डाउट करना, आपने फैसला लिया है उसे सही साबित करके बताइए. अपने पड़ोसियों को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने आप को. टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट. डाउट के साथ ये सफर मत शुरू करना. मेरा होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, इतना जा रहा है फिर उतना जाएगा, क्या पता फिर ऐसा हो गया जैसे इस बार हुआ, हर साल धांधली होगी. ये सारी बातें सोचने की आवश्यकता. एक्सीडेंट हैपन एक्सीडेंटली. क्या बोला मैंने? एक्सीडेंट हैपन. जो जीवन भर गाड़ी चलाता है रोज एक्सीडेंट नहीं होता. एक्सीडेंट हैपन एक्सीडेंटली. ऐसा इतिहास के पन्नों में शायद किसी नेशनल लेवल के एग्जाम में आप सब सुन तो रहे हो ना. दोस्त तो बताते होंगे ना जो चल रहा है देश में. हेलो. ये जो हो रहा है शायद ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने ड्रॉप लेने का फैसला ले लिया तो अब आपने फैसला ले लिया, उसे सही साबित करके बताइए. अब उसमें क्वेश्चन मार्क मत लगाइए. चलेगा? मैंने क्या बोला समझ पाए? मैंने कहा टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट. आपने एक डिसीजन लिया है. टेक अ डिसीजन. इसमें थोड़ा लैग आ रहा है क्या? ऐसा इसके पहले वाली क्लास में भी था. टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट. प्लीज बच्चों, इन बातों को आप आज जाके अपनी दीवार पे ये पहला पन्ना चिपका देना. दो बातें और साल भर फॉलो तो करो एक बार. हम कई सालों से यही करवा रहे हैं और मैं कभी तीसरी बात आपसे डिमांड ही नहीं करूंगा. इन दोनों बातों में मेरी सारी चीजें हैं, मेरी सारी चीजें नहीं दोनों बातों में. समझ पाए? कई बार 3 से 4 लेक्चर लग जाते हैं कंसेप्ट को सिखाने में. सब्र रखना पड़ेगा बच्चों. पढ़ाई तसल्ली का काम है, यहां चमत्कार रातों रात नहीं होता. और जिसके पास सब्र नहीं उसे डॉक्टर बनने की फिर इच्छा नहीं. सब्र साल भर का रखना पड़ेगा. कंसेप्ट्स में, अपनी मेहनत में, टॉपिक्स में सब्र का खेल है बच्चों. समझ पा रहे हैं क्या? तो टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट. वो डिसीजन लीजिए और मुझे सही साबित करके बताइए. तो प्यारे बच्चों, आपके आज दीवार पे ये पहला पन्ना हो जाना चाहिए. इज दिस क्लियर? नंबर 1 क्या सोच के स्टार्ट करना है. नंबर 2, आज 10 जून है ना? हेलो. और आपसे बहुत सारे बच्चे भी बातें थोड़ा बोलते रहना. जब मैं कहूं बोलिए तो बोलिए. यहीं पे ऑफलाइन ऑनलाइन से जीत जाती है. ऑनलाइन में मैं चीजें आपके दिमाग में फिट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ऑफलाइन में सीधे आपके दिमाग में सेट कर पाऊंगा. बस जैसा कहूं वैसा करते चलिए. आज 10 जून को मास्टर प्रो 3.0 का ये पहला फेज स्टार्ट हुआ है. अगला जो बैच है वो 15 को है और उसके अगला जो है 20 को है. अब एक बड़ा कॉमन सा डाउट मन में आता है, सर क्या 3 अलग अलग बैच आएंगे? नहीं. 15 को, 20 को और 10 को, तीनों को मिला के 20 तारीख से मास्टर प्रो 3.0 फुल फ्लेज स्टार्ट होगा. सर जब आपको 20 से ही स्टार्ट करना था तो हमें 10 को क्यों बुलाया? क्योंकि आप आना चाहते थे. नहीं समझे? हेलो. जब आपको बैच 20 से ही स्टार्ट करना था तो आपने हमें 10 को, क्योंकि पहले मास्टर प्रो 3.0 की डेट थी 15 जून. उस समय रिजल्ट आने वाला था 14 जून, लेकिन रिजल्ट आ गया 4. रिजल्ट पहले आया तो हमने भी बैच की डेट पहले. नहीं समझे? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई कि सर क्या उस समय डेट नहीं आ रहा, बैच नहीं आ रहा है, तो फिर उसकी डेट कर दी गई 10 जून. इसका मतलब ये नहीं कि अब मास्टर प्रो 3 जो 15 और 20 आ रहा वो अलग है. बिल्कुल अलग नहीं. ना टीम अलग है, ना क्लासेस अलग हैं, कुछ भी अलग. तो 20 तारीख को आपका स्टार्ट होगा मास्टर प्रो 3.0 फुल फ्लेज. फिर अगला सवाल, तो आप 10 दिन तक क्या टाइम पास करोगे? नहीं. तो फिर जो पढ़ाओगे, जो 20 को आएंगे उनका नुकसान होगा? तो नहीं होगा. आपको कैसे पता? क्योंकि वो पढ़ाया जाएगा. क्या बोला मैंने? वो पढ़ाया
जो अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर आप अभी लेक्चर प्लान देखें, आपको लेक्चर प्लान मिल गया है, तो वीक में शायद पर सब्जेक्ट की 2 या 3 क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। कारण बस इतना है, जैसे ही 20 तारीख को आएगा वैसे ही मास्टर प्रो 3.0 फुल फ्लेश पूरे स्विंग में स्टार्ट होगा, चलेगा। आपका जो पेपर है वो भी 20 से काउंट होगा। आपकी जो सारी प्रिपरेशन मतलब मास्टर प्रो 3.0 की वो कब से काउंट होगी? 20 से। तो अभी ये मत सोचना कि आज हम आ गए तो अगले 21 दिन के बाद पेपर होगा, क्योंकि जनरली पेपर कितने दिन में होता है? 21 दिन में। तो अभी ये सोचने की आवश्यकता नहीं। क्लियर है मैंने क्या बोला? क्योंकि आपसे बहुत सारे बच्चे क्वेरी करेंगे, तो मेक इट क्लियर, 15 भी सेम है, 20 भी सेम है, 10 भी, अब तीनों मिला के बनेगा मास्टर प्रो 3.0। इज दिस क्लियर? तो अगले कुछ दिनों तक मैं केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बेसिक चीजें बताऊंगा, मगर कुछ ऐसी बेसिक बातें जो शायद अपने आप में उतनी बेसिक भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, आप सबने एलिमेंट का नाम सुना है? आप सबने मॉलिक्यूल का नाम सुना है? आप सबने कंपाउंड का नाम भी, बोलो ना यार, न जाने कितनी बार सुना होगा, न जाने कितनी बार बोला होगा, लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं क्या तीनों में अंतर है, तो शायद एक बार आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगे। मैं कहूं क्या कंपाउंड मॉलिक्यूल में अंतर है, तो शायद एक बार आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगे, और उसे अगर मैं थ्योरी में फ्रेम करूं तो शायद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में लगे। तो इन छोटी छोटी बातों को ही अपन टच करेंगे, और फिर जब 20 जून से फुल फ्लेज स्टार्ट होगा उस समय मैं 12th के टॉपिक से सिलेबस स्टार्ट करूंगा। बच्चों, क्या होने वाला है समझ पाए? 20 तारीख से मैं स्टार्ट करूंगा 12th का। उसके पहले कुछ बेसिक बातें चलेंगी, मगर वो बेसिक बातें भी अगर आपने देखा हो तो क्या लिखा है? मोल। सच में मैं मोल कंसेप्ट भी नहीं पढ़ाऊंगा, है? मोल कंसेप्ट भी नहीं पढ़ाओगे? मोल कंसेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा बहुत 11वीं की बातें याद हो, मोल कंसेप्ट के पहले बहुत सारी चीजें हैं। याद दिलाऊं? एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अरे बोलो ना यार, परसेंटेज कंपोजिशन, कितने मोल हैं, कितना वॉल्यूम है, एंड सो ऑन। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को हम करेंगे और 20 जून से फुल फ्लेज पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? शुरू करें पढ़ाई। टेक अ डिसीजन एंड मेक इट। फैसला ले लिया तो सही साबित करके, किसको सही साबित करना है? अपने आप को सबसे पहले। आपने ड्रॉप लिया है ना यार। हेलो, ऐसा होता है, बच्चे मैसेज करते हैं, कहते हैं सर मेरे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हुआ। तो अगले साल आपको भी कोई कहेगा मेरे उस दोस्त का होगा, मेरा नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं क्या? ये सब छोड़े, पढ़ाई पूरे जी जान से करनी है। और बस 2 बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, फॉलो तो करो सही, आप फॉलो करो तो सही, बस मनमानी मत करना। एक और अहम बात कह दूं फिर क्लास शुरू करता हूं। मतलब आप ये मानो कि आपका ओरिएंटेशन जैसा नहीं हुआ है कुछ, तो वो 10-15 मिनट आपको बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो शायद पहले पढ़े हुए हैं, उनके पास नोट्स भी बने होंगे। नोट्स बने कि नहीं बने? पहले कभी आपने 11वीं 12वीं पढ़ा है? अरे पढ़ा तो है ना? एनसीईआरटी का नाम सुना है? बस, तो अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तो आप सबने नोट्स बनाए, हो सकता है मुझसे ही पढ़ा, हो सकता है वीडियो लेक्चर से, क्लासेस, कैसे भी। उन नोट्स को कर दे साइड में। कहां कर दे? उनको बेचना नहीं है, उनको कहां करना है? फिर से पढ़ाई जीरो से स्टार्ट होगी। क्या वर्ड बोला मैंने? फिर से पढ़ाई। अब आप कहोगे सर मोल कंसेप्ट का महारथी हूं मैं, मुझे एक भी सवाल गलत नहीं होता, मैं क्यों पढ़ूं? तब भी पढ़ना है। एक बच्चे ने, जब रिजल्ट आया था तब की बात है सर, जब रिजल्ट आया था तब की बात है, रैंक नहीं आई थी, ठीक? रिजल्ट आया था तो अलग खुशनुमा माहौल था। हेलो, वो जब आंसर किया आया था एक दिन पहले, जब अपने आंसर आ गए थे, रैंक नहीं आई थी, मैं तब की बात कर रहा हूं। उस दिन अलग उत्साह था, और रैंक आने के बाद कुछ लोगों ने 6-6 किलो मिठाइयां बांट दी थी। ऐसा हुआ है कि किसी के साथ? खैर, तो जब रैंक नहीं आई थी उसके पहले जब रिजल्ट आया था तो किसी बच्चे के 600 नंबर आ रहे थे, 608 के आसपास थे। उसने कहा सर मैं सोच रहा हूं ड्रॉप ले लूं, मुझे 40 नंबर और लाने हैं, 610 मान लो, 40 नंबर और लाने हैं। मैंने कहा क्यों सर? मुझे 650 चाहिए। मतलब वो ड्रॉप 650 के लिए नहीं ले रहा है, वो ड्रॉप, सच बताओ, सच बताओ, उसे 40 नंबर की तैयारी करने की 650 की। मैं क्या कह रहा हूं समझ पा रहे हो? अगर आपने भी 1 महीने से पढ़ाई छोड़ी होगी ना,
तो चीजें भूलने लग जाती हैं। अगर दिमाग में होता है टॉपिक, जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़े रहते हैं, कई कुछ बच्चे रहते हैं जो खूब मेहनत करते हैं, जब टॉपिक स्टार्ट होता है उन्हें चीजें लगती हैं ऐसी कि पढ़ी पढ़ी सी हैं, लेकिन पढ़ना, एक एक सवाल को करना, दोनों में अंतर है। इसीलिए आप प्लीज, अगर पहले पढ़ा है तो इस बार समय कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने सॉल्यूशन चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक एक सवाल लगाए थे, एनसीईआरटी सब खत्म किया था, तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर पहले उस चैप्टर को पढ़ने में 10, 12, 15, 16, 20 घंटे लगे थे, इस बार उससे कम समय लगेगा, लेकिन करना पड़ेगा। मेक इट क्लियर, आपको फिर से सारे प्रॉपर नोट्स बनाने, आपको फिर से सारे प्रॉपर नोट्स, हेलो, फिर से सारे प्रॉपर नोट्स सर मेरे पास है, तब भी। और पॉइंट नंबर 2, अगर लापरवाही करी तो मजा नहीं आएगा। और पॉइंट नंबर 2, आप सबके पास एक होमवर्क कॉपी होनी चाहिए। मैं मेरे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। कुल कितनी कॉपी चाहिए? एक चाहिए नोट्स कॉपी और एक चाहिए होमवर्क कॉपी। में होमवर्क जो आपको दिए जाएंगे वो करने हैं। आज से 3-4 महीने बाद जब आपके पास मैं मॉड्यूल का या ईएलपी का सवाल पूछूं तो आपके पास सॉल्यूशन होना क्लियर है। कितनी कॉपी बनानी है? बिल्कुल उस बच्चे के जैसे पढ़े ना यार। रैंक हमेशा 12वीं से ही आती है, हर साल का नियम है, हर साल का नियम है। रैंक नहीं आती ड्रॉपर से, जानते हो क्यों? उस 12वीं के बच्चे के अंदर सब कुछ सीखने की फ्रेशनेस की ललक है, और हमारे बच्चों के अंदर एक डर है फिर से वही ना हो जाए कहीं। क्यों होगा यार, क्यों होगा? इस बार अभी हम लोगों ने चार्ट बनाया, 250 से बच्चे 600 नंबर पहुंचे, 250 से 600 पहुंचे। अभी आपके पास भी आएगा, वो चल रहा था कितने बच्चों कैसे नंबर है। 250 से 600 पहुंचे। क्यों बिगड़ेगी चीजें? बी पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव के साथ सफर शुरू करें बच्चों। तैयार है? क्या क्या बातों का ध्यान रखना, किन किन चीजों का ध्यान रखना, माइंड में क्लियर है? चलिए साहब, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा था हेडिंग, मोल कंसेप्ट। जी नहीं, हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ। तो कॉपी में हेडिंग डालिएगा सुनहरे अक्षरों से, कॉपी में हेडिंग डालिएगा सुनहरे अक्षरों से, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, लेकिन वो बेसिक भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कैसे? सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। एनसीईआरटी से कहानी शुरू करते हैं, और एनसीईआरटी कहती है दुनिया में कुछ ऐसा है जिसका नाम है मैटर। दुनिया में कुछ ऐसा है जिसका नाम है क्या आपको यह बताने की आवश्यकता है कि मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज एंड हैव वॉल्यूम नहीं, एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। जरा अपने आसपास देखिए, हर चीज जिसने स्पेस घेरा हुआ है वो मैटर है। वो चाहे नजर आए, वो चाहे नजर ना आए। एनसीईआरटी कहता है ये जो मैटर आपके आसपास है, आप इनको ध्यान से देखिए और इनको क्लासिफाई करिए। तो उसने क्लासिफाई किया 2 आधार पे। जब भी कभी क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, चीजों को डिवाइड करते हैं, हमेशा उसका एक बेसिस होता है। आपने भी तो कॉपी अलग अलग बनाई है कि एक ही कॉपी में सब लिख रहे हैं? अभी अलग अलग बनाई है ना। वाई देयर इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम चीजों को आसानी से पढ़। दुनिया में जितने भी मैटर आपको नजर आ रहे हैं उनको क्लासिफाई किया गया, और क्लासिफिकेशन का 2 बेसिस था। सबसे पहला बेसिस था फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा बेसिस था केमिकल क्लासिफिकेशन। सुनते चलना, पहला बेसिस था, बोलते भी रहना, पहला बेसिस था फिजिकल। क्या बोलते रहना, जब मैं कहूं बोलो तो आपको बोलना है बच्चों। फिजिकल क्लासिफिकेशन। ये थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? लैग के कारण से प्रॉपर फॉन्ट नहीं आ रहा। सबको समझ में आ रहा है ना? क्या लिखा है प्रॉपर दिखाई दे रहा है? तो सबसे पहला कौन सा क्लासिफिकेशन है, और दूसरा है, लिखते भी चलिएगा। दुनिया में जितने भी मैटर हैं उनको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया, फिजिकल एंड केमिकल। इंटरेस्टिंग ये था जब इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया, जब इनको
फर्दर क्लासिफाई किया गया, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के तहत मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई किया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपने बचपन में मैटर के 5 स्टेट सुने होंगे, लेकिन एनसीईआरटी आज भी कितने स्टेट को मानता है? मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा सॉलिड क्या है, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा लिक्विड क्या है, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा गैस क्या है। मैं ये बताना चाहता हूं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस मैटर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल। मैं क्या सिखाऊंगा सुनिएगा। लेकिन जब सब्सटेंसेस को केमिकली क्लासिफाई किया गया, केमिकली मतलब उनकी प्रॉपर्टीज केमिकली, यानी कि जब उनके एटम, उनके मॉलिक्यूल, उनके रिएक्शन को देखा गया, तो 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया। कुछ को कहा गया प्योर सब्सटेंसेस, कुछ को कहा गया और कुछ को कहा गया अगर एक को प्योर कहा, दूसरे को इम्प्योर नहीं बोला, उसे बोला मिक्सचर। अब दिमाग में पहले एक चीज को सेट करो, इम्प्योर जैसी चीजों का जिक्र एनसीईआरटी में जब एक से ज्यादा सब्सटेंस से क्या बोला गया? मिक्सचर। अब वो क्या है सब बताऊंगा, सिखाऊंगा। एक सवाल आपसे पूछता हूं, मैंने कहा प्योर सब्सटेंस, क्या बोला? तो प्योर का फील क्या है आपके मन में? जो प्योर है मतलब अकेला वो है। पानी में दूध मिलाना, क्या बोला मैंने? पानी में, कि दूध में पानी मिलाना, इन दोनों में मिक्सचर कौन है? पानी में दूध मिलाया तो पानी को इंप्योर किया कि दूध को? पानी में, दूध में, अरे सुना होगा ना यार, पानी में और दूध में आपने किसे इंप्योर किया? सर दोनों को। अकेला पानी होता तो प्योर पानी होता, अकेला दूध होता तो प्योर। यानी कि जब आप प्योर बोलते हैं तो प्योर का मतलब क्या है? अकेला केवल वो सब्सटेंस। अगर बाजार से आपने चूना पत्थर लिया, चूना पत्थर समझते हैं क्या? अगर बाजार से आपने तो चूना पत्थर का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, अरे हाँ या ना? तो अगर आपने बाजार से कैल्शियम कार्बोनेट लिया तो उसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होना, ये नहीं कि चूना पत्थर वाले बेचने वाले ने चूना पत्थर के साथ साथ मिट्टी भी मिला के बेचा। प्योर सब्सटेंस, क्या बोला मैंने? प्योर, जिसमें केवल वही सब्सटेंस, दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं होना। और जब एक से ज्यादा सब्सटेंस हो उसे क्या बोलोगे? प्योर सब्सटेंसेस को भी क्लासिफाई किया गया। और जब प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई किया गया, तो कुछ का नाम रखा गया एलिमेंट और कुछ का नाम रखा गया कंपाउंड। क्या एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है? बोलो ना यार, क्या एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है? क्या कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है? नहीं सुनाई दिया। क्या ये प्योर सब्सटेंस है? क्या कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है? एलिमेंट क्या है सिखाऊंगा, कंपाउंड क्या है सिखाऊंगा। पहले दिमाग में सेट हो कि प्योर सब्सटेंस की कितने क्लासेस बनाई गई। या तो होगा इन द सेम वे जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर के भी 2 क्लास बनाए गए। कुछ को कहा गया होमोजीनियस और कुछ को कहा गया हेट्रोजीनियस। कॉपी में लिखिएगा पहले। सर आप हमें सिखाना क्या चाहते हो? मैं छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताना चाहता हूं। मैं छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताना चाहता हूं। मैं छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताना चाहता हूं। अगर आप मुझसे कहोगे सर हम कितने शब्द सीखने वाले हैं, तो सबसे पहले बताऊंगा एलिमेंट, फिर बताऊंगा कंपाउंड, एंड देन होमोजीनियस, एंड देन हेट्रोजीनियस। मैं ये नहीं सिखाने वाला हूं सॉलिड लिक्विड गैस क्या है भाई। हम मास्टर प्रो बैच में ये भी याद रहे। हेलो, ये हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट कोई चैप्टर? मोल कंसेप्ट, मोल का कंसेप्ट है। कंसेप्ट मतलब तरीका, कंसेप्ट मतलब मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूं ये याद रखना अभी, ठीक है? उसमें मैंने आपके सामने 4 शब्द बताए, एक एक शब्द समझते हैं। सबसे पहले बात करें प्योर का। प्योर का मतलब क्या है? जिसमें केवल वो हो कि कोई दूसरा हो। हेलो, इसे थोड़ा इंग्लिश के शब्दों में सजा दे क्या? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट प्योर सब्सटेंस, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट प्योर सब्सटेंस, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस लिखना। when ये फैन बंद कर दूं?
गर्मी तो लग रही ना? When only one type of when only one type of when only one type of substance is present, when only one type of substance is present, known as pure substance. Known as pure substance. जब केवल एक ही जैसा सब्सटेंस हो उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर। चलेगा? मैंने कहा ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। बच्चों एक सवाल पूछूं आपसे, मैंने कहा लोहा, क्या बोला? लोहा समझते हो? मान लो ये मार्कर लोहे का बना है, बना नहीं है पर मान लो। अच्छा, अगर ये लोहा है तो अंदर कैल्शियम के एटम है कि पोटेशियम के? मैं लोहा बोल रहा हूं, आयरन बोल रहे? अगर ये लोहा है तो बताओ अंदर लोहे के एटम है कि कैल्शियम के कि पोटेशियम के? बोलो ना यार। ये पूरा का पूरा लोहा अपने आप में एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इसमें लोहे के अलावा कोई दूसरा एटम। अब ठीक है, मैं हिंदी में लोहा बोल रहा हूं, आपको अंग्रेजी में आयरन सुनना पसंद, आयरन बोल दूंगा। अंदर केवल किसके एटम है? मतलब सारे के सारे प्योर हुए कि नहीं हुए? ये अपने आप में एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो एलिमेंट अपने आप में प्योर हुआ कि नहीं हुआ? इंटरेस्टिंग ये नहीं, इंटरेस्टिंग ये है, सुनिएगा। अगर मैं कहता हूं प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस में भी अगर मैं कह दूं एलिमेंट, क्या कह दूं? तो अगर कोई एलिमेंट को कहे डिफाइन करो तो कैसे कहोगे? तो मैं ऐसे कहूंगा, एलिमेंट वो होते हैं जिसमें एक जैसे एटम होते हैं, जिसमें एक जैसे। अगर मैंने कहा आयरन, तो क्या आयरन एलिमेंट है? बोलो ना यार। अगर मैंने आपसे कहा हीलियम, क्या हीलियम एलिमेंट है? मैं आपसे कहूं O2, क्या O2 एलिमेंट है? क्यों एलिमेंट है? इसमें तो दो ऑक्सीजन है। सर, दो ऑक्सीजन है मगर एटम तो, जब एक जैसे एटम हो क्या उसे एलिमेंट कह सकते हैं? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट व्हेन only a particular type of atom, when only a particular type of atom is present, when only a particular type of atom is, जब केवल एक जैसे एटम प्रेजेंट हो उसे क्या बोलोगे? अब सुनना ध्यान से, आ जाओ जरा। क्या ये एलिमेंट है? क्यों एलिमेंट है? इसमें एक एटम तो F का है, एक एटम तो एलिफेंटम का है। ये पूरा का पूरा एक एटम है कि नहीं है? बोलो, आधे सीरियस भी हो गए। हाँ सर, एलिफेंटम भी कुछ होता है। अरे ये पूरा एक एटम है कि नहीं है? अब देखो यही है, जब एक ड्रॉपर बच्चा और एक नया बच्चा पढ़ता है, यही डिफरेंस है। वो एक एक शब्द को, एक एक चीज को बहुत ध्यान सुनता है, वो बच्चा जो नया है। और जो अपना रिपीटर बच्चा पढ़ता है वो हमेशा एक इवैल्यूएशन के रूप में पढ़ता है, जज करते हुए पढ़ता है, दिस इज रॉन्ग। पूरी एक क्लास में एक लाइन का कंसेप्ट होता है यार, 19-15 सवाल का खेल है और कई महीने पढ़ाऊंगा। सवाल कितने आने हैं? मेरी बात समझना, उतने महीने बायो पढ़ो तो न जाने कितने सवाल सीख जाए। हेलो, तो मैं कहना क्या चाहता हूं, आपको ये सीखना पड़ेगा कि पूरे लेक्चर में एक लाइन का कंसेप्ट होगा। पूरे लेक्चर में क्या पता एक सवाल बने, क्या पता वो भी ना बने, पूरे चैप्टर से एक सवाल बनता है। कहां से बनेगा किसे पता, कहां से नहीं बनेगा ये भी किसे पता। तो आपको सुनना सब पड़ेगा, ये माइंडसेट चाहिए। इसे बदल के देखो ना, एक बार उस बच्चे के जैसे बन के देखो ना जो 12वीं में पहली बार सब सीखने कसम खा के आता है। ये चेंज करिए, फिर सब चेंज होना लगेगा। समझ पा रहे? आप सब बहुत अटेंटिव हैं, बस ऐसे ही चलना है। अगर उस जजमेंट वे में चले तो फिर मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब मेन कंसेप्ट आता है फिर आपका ध्यान वहां नहीं होता। इसे कहते हैं डीसिंक्रोनाइजेशन। इज दिस क्लियर? तो प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं एलिमेंट क्या है तो कहोगे जिसमें एक जैसा एटम हो, हाँ या ना? मजे की बात ये नहीं, क्या ये एलिमेंट है? यस। क्या ये एलिमेंट है? यस। क्या ये एलिमेंट है? क्या ये एलिमेंट है? क्यों? इसमें तो 4 एटम है, ये एलिमेंट क्यों है? लेकिन चारों एक जैसे। अब यहीं पे लोगों ने नाम बना लिए, कुछ को कहा गया मोनो एटॉमिक, कुछ को कहा गया, कुछ को कहा गया, कुछ को कहा गया, कुछ को बोलने में दिक्कत आई, बोलने में दिक्कत आई, उन्हें भी दिक्कत आई तो उन्होंने नाम रख दिया पॉली एटॉमिक। क्या नाम रख दिया? पॉली बोले तो मेनी, पॉली बोले तो एक से ज्यादा, उसे क्या बोल सकते हैं? डाई एटॉमिक भी तो पॉली एटॉमिक हुआ।
तो मैं एलिमेंट को फिर से क्लासिफाई करता हूं, या तो होगा मोनो एटॉमिक, लिखते चलिएगा, या तो होगा मोनो एटॉमिक, या तो होगा पॉली एटॉमिक। और पॉली एटॉमिक में भी केस बना सकते हैं डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड सो ऑन। बच्चों, कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है, अगर कभी एक जैसे एटम होंगे तो वो एलिमेंट ही माने जाएंगे। अगर कभी एक जैसे एटम होंगे तो एलिमेंट ही माने, अगर एलिमेंट एक जैसा एटम है, अगर एलिमेंट तो सोचो फिर कंपाउंड क्या बोले, एक जैसो क्या नाम दे दिया, तो जिसमें एक जैसन ही क्या नाम दे दिया, अरे एक जैसे एटम है तो क्या बोलेंगे, एलिमेंट, और एक जैसे एटम नहीं है तो क्या बोलेंगे, नहीं समझे। पानी H2O एलिमेंट है कि कंपाउंड, CO2 एलिमेंट है कंपाउंड, H2SO4 एलिमेंट है कंपाउंड। मतलब जहां भी एक से ज्यादा और अलग अलग एटम, क्या बोला मैंने, रिपीट करो, एक से ज्यादा बोल के सवाल आपको ट्रैप कर लेगा, अरे मेरे भाई एक से ज्यादा तो यहां पर भी है, एक से ज्यादा तो यहां पर भी है, मगर ये फिर भी क्या निकला, एलिमेंट। तो एक से ज्यादा होने से कंपाउंड होने वाला, एक से ज्यादा भी होना और अलग अलग भी होना। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड। लिख लेना, व्हेन मोर देन, व्हेन, ये बेसिक कंसेप्ट है बच्चों, व्हेन मोर देन वन एटम, व्हेन मोर देन वन एटम एंड different type and different types are present, एक से ज्यादा एटम है और डिफरेंट टाइप के एटम है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो बताइए चूना पत्थर कंपाउंड है कि नहीं है, बताइए H2O कंपाउंड है कि नहीं है, बताइए CO2 कंपाउंड है कि नहीं है। इस पूरी कहानी में एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, क्या मैंने एलिमेंट का मतलब बताया, क्या मैंने एलिमेंट का मतलब बताया, क्या मैंने कंपाउंड का मतलब बताया। बताओ, एलिमेंट प्योर होता है कि मिक्सचर, कंपाउंड प्योर होता है कि मिक्सचर, ये भी प्योर है और ये भी प्योर है और ये भी प्योर। चूना पत्थर मतलब उसमें केवल कैल्शियम कार्बोनेट है, कोई दूसरा मसाला। मिक्सचर का मतलब उसके अलावा कुछ, समझ पा रहे हो ना यार। अब इसी पूरी कहानी में एक शब्द और आता है जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं। अब सवाल है कि सर आपने हमें एलिमेंट बताया, आपने हमें कंपाउंड बताया, साहब ये बताओ ये मॉलिक्यूल क्या कहे लाता है। एक लाइन लिखे फिर फील कराता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में से क्यूल निकाल देंगे तो क्या बनेगा, दोनों अलग चीजें है ना। लिखो जरा मॉलिक्यूल, एक लाइन लिखे, व्हेन मोर देन, व्हेन मोर देन वन एटम, व्हेन मोर देन वन एटम is present, when more than one atom is, रुको जरा, क्या लिखा उसने, when more than, मतलब एक से ज्यादा एटम होना। उसने बोला क्या सेम टाइप हो, उसने बोला क्या डिफरेंट हो। यानी मॉलिक्यूल की शर्त है एक से ज्यादा एटम होना, और कंपाउंड की शर्त है एक से ज्यादा भी होना चाहिए और अलग अलग भी होना चाहिए। अगर समझदार है तो आपसे एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं क्या, बताओ O2 एलिमेंट है कि कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल है। रुको, एलिमेंट है कि नहीं है, एलिमेंट है कि नहीं है, कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल। आपको कैसे पता मॉलिक्यूल, कितने एटम है, एक से ज्यादा एटम क्या मॉलिक्यूल होगा। क्या हीलियम मॉलिक्यूल है, क्यों, दो एटम है तो सही। सर ये हीलियम का सिंबल है सर, ये मॉलिक्यूल। क्या CO2 मॉलिक्यूल है, CO2 मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है, कंपाउंड भी है मॉलिक्यूल भी है। कंपाउंड के लिए अलग अलग भी होने, मॉलिक्यूल में अलग होना कोई जरूरी हो भी सकते हैं। और अब थोड़ा गहराई समझना, जरा जुड़ना प्यारे बच्चों। मैंने आपके सामने लिखा O3, पहले बताओ ये मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड,
कंपाउंड क्यों नहीं? कंपाउंड में अलग अलग होना। अगर मैं आपके सामने लिखूं प्यारे बच्चों पानी, ये मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड? कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल? दोनों है। क्यों दोनों है? एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल है, अलग अलग है तो, यानी जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल है। क्या बोला मैंने? जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूल, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं। समझे? जो कंपाउंड, हाँ कहा रख रहा हूं, जो कंपाउंड वो अपने आप में मॉलिक्यूल भी, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड, तो कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट भी तो है। एक सवाल पूछ लूं क्या? पूछ लूं क्या? पहले मॉलिक्यूल लिखा, मोर देन वन एटम लिख लिया, तो एग्जांपल लिख लो पहले एक दो आपके सामने लिखे, O2 CO2 O3 एंड सो ऑन। आइए इस पूरी कहानी को कुछ छोटे छोटे सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। आत्मसात समझते? लिख लिया होगा। आइए कुछ छोटे छोटे सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड है ना, तो कैसे सवाल बनेंगे? एक सवाल लिखिएगा जरा, एक सवाल लिखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू फॉल्स खेल रहे हैं अपन, ठीक है भाई? ठीक है बच्चों, लिखना जरा स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 1। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्या दोबारा नीट होगा? पढ़ाई कर रहे हैं क्या? ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा ना? अरे बोलो ना यार, चल रहा है क्या? परेशान परेशान से क्यों है? चल रहा है क्या? हाँ, नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, और चल रहा है तो भी अच्छी बात है। प्रेजेंट में रहना सीखिए, जहां है वहां के कंप्लीटली होके रहिए। क्लास में है तो क्लास के कंप्लीटली होके रहिए, नहीं समझे? प्रेजेंट में रहना सीखिए। हम जब क्लास में होते तो मोबाइल वहां रख के यहां के होना चाहते हैं ना, समझना मेरी बात को, जहां है वहां के, क्लास में है तो क्लास के, बाकी सारी बातें हटा के सोचिए कि बहुत सारे बच्चे आजकल कॉल मैसेज कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं उन सारी चीजों को छोड़ो। फैसला लिया तो सही साबित करके बताइए। हेलो, फैसला लिया तो सही साबित करके बताना, ये अपने आप को साबित करना, बस याद रखना है, ठीक है? समस्याएं आएंगी, कहते हैं समंदर में जाओगे तो लहरें तो आएंगी, फैसला लिया है तो दिक्कतें आएंगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, सब कुछ होगा, बातें करना, समस्या का समाधान होगा, लेकिन 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 टेक अ डिसीजन एंड मेक इट राइट, ये दिमाग में होना चाहिए। फैसला सही मैं करके बताऊंगा, चलेगा? एक सवाल लिखिएगा स्टेटमेंट 1, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। कोई आंसर नहीं बोलेगा, पहले लिख लो फिर एक साथ डिस्कस करेंगे। ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड। स्टेटमेंट नंबर 2 लिखिएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 लिखिएगा, all compounds are molecules, all compounds are molecules, all compounds are molecules। स्टेटमेंट नंबर 3 लिखिएगा, स्टेटमेंट नंबर 3 लिखिएगा, compounds are pure substances, compounds are pure substances। जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। स्टेटमेंट नंबर 4 लिखिएगा, स्टेटमेंट नंबर 4 लिखिएगा, when more than one atom is present, when more than one atom is present, it is known as compound, it is known as compound। आपको ट्रू फॉल्स खेलना है, आपको ट्रू फॉल्स खेलना है, खेल लोगे बच्चों? चलिए पहला सवाल, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, पक्का? कैसे पता सर? अगर हर मॉलिक्यूल कंपाउंड होता, ऑल मॉलिक्यूल्स आर, अगर हर मॉलिक्यूल, मेरी बात समझना, ऑल मॉलिक्यूल्स आर मतलब दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल है, बहुत ध्यान सुनिएगा, दुनिया में वो सारे के सारे कंपाउंड है, वो सारे के सारे, तो फिर एलिमेंट तो नहीं होते ना? अरे
ऑल मॉलिक्यूल्स आर, सोच लो, ऑल मॉलिक्यूल्स आर, स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स अच्छे सोच के बताना, पक्का? क्यों फॉल्स बोल रहे हो आप? अच्छा, अगर मान लो सेंटेंस ऐसे होता, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, पक्का? क्लियर है सबको ना? मैं कंफ्यूज करूंगा तो होगे तो नहीं? अब सुनिएगा, ऑल कंपाउंड्स आर मोर देन वन एटम, सुनना, मोर देन वन एटम मॉलिक्यूल है, मोर देन मॉलिक्यूल है, और कंपाउंड की शर्त है मोर देन वन एटम भी होना और डिफरेंट भी होना। ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स, जो कंपाउंड उसमें एक से ज्यादा एटम है, और एक से ज्यादा एटम है तो मॉलिक्यूल तो है ना यार, हाँ या ना? ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड मतलब दुनिया के जितने मॉलिक्यूल सारे कंपाउंड हैं। अरे भैया कुछ मॉलिक्यूल एलिमेंट भी तो है, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, मगर है तो सही ना? एग्री और नॉट? पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स? पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला पक्का? क्या बात है साहब, अगला वाला कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, चूना पत्थर प्योर सब्सटेंस, क्यों? उसमें तो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। बिना कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन के चूना पत्थर भी तो नहीं है, नहीं समझे? आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि चूना पत्थर इज द कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, चूना पत्थर इज द कंपोजिशन ऑफ, लेकिन कैल्शियम ना होता या कार्बन ना होता, ऑक्सीजन ना होता तो चूना पत्थर भी तो, वही वाली बात है। अब आप कह दो पानी में हाइड्रोजन की इंप्योरिटी है, अरे बिना 2H बिना O के पानी ही नहीं है, नहीं समझे? कोई कह दे कि सर पानी में H2O में दो हाइड्रोजन की इंप्योरिटी है, अरे दो हाइड्रोजन की इंप्योरिटी नहीं है, वही पानी है। अरे मैं प्योर पानी कह रहा हूं, प्योर ऑक्सीजन थोड़ी बोल रहा हूं। मैं कहूं क्या ऑक्सीजन प्योर है? नहीं सर, ऑक्सीजन प्योर तो नहीं है, मगर पानी तो प्योर है ना यार। हेलो, तो सवाल आपसे कह रहा है कि ऑल कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, ट्रू और फॉल्स? व्हेन मोर देन वन एटम इज प्रेजेंट इट इज नोन एज कंपाउंड, क्यों फॉल्स है? एक से ज्यादा भी होना, अलग अलग भी होना, बातें बहुत छोटी है लेकिन इसी में आपसे वो गलत करा सकता है, हाँ या ना? तो इन्हीं छोटी छोटी बातों को मैं अगले कुछ लेक्चर तक आपको सिखाऊंगा, जो बातें बेसिक है लेकिन दिमाग में सेट होना भी जरूरी है। हो सकता है आपके लिए बेसिक ना हो, मैं बेसिक मान रहा हूं, समझ पा रहे हैं क्या? तो फिलहाल लास्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू की फॉल्स बच्चों? फॉल्स, बहुत बढ़िया, लिख लीजिए। अब जो कहने वाला हूं बहुत ध्यान सुनना। तो कहानी कैसे शुरू हुई? मैटर के क्लासिफिकेशन से। मैंने कहा दुनिया में जितने भी मैटर इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, नंबर वन फिजिकल, नंबर टू। अच्छा एक बात और यार, मेरी क्लास में जब भी यहां बैठना ना, ये सोच के बैठना यही याद करना है। क्या सोचना है? घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल, इसका कहने का मतलब ये है कि आप ये सोच के पढ़ो यही पढ़ाई करूं ना मैं सब कुछ। बच्चों से पूछा जाता है बेटा कितने घंटे पढ़ते हो? सर पूरा समय तो क्लास में चला जाता है सर। मतलब वो क्लास की पढ़ाई को स्कूल की पढ़ाई मान रहा है। स्कूल में उसको जाना होता था क्योंकि उसे अटेंडेंस लगाना होता था, यहां आप आ रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है। अगर आप यहां 4 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठे हैं तो 100% एब्जॉर्ब, नहीं समझे? ये सोचो पहले, सब कुछ यही याद करूंगा यार, रिवीजन करूंगा तो पन्ने पलटाऊंगा सब याद आएगा, ये सोचो तो सही फिर मजा आएगा। अब सोच के बैठो कि लिख लेता हूं घर जाके पढ़ूंगा, अभी नींद आ रही, नहीं, ये सोच के पढ़ना है सब कुछ, घर जाके पढ़ना, ऐसा केवल, ये नहीं घर जाके पढ़ना है, मगर ये पढ़ो यहां, ये सोच वहां ना पढ़ो तो भी मेरा काम चल जाए। इज दिस क्लियर? तो दो तरह के क्लासिफिकेशन हुए, नंबर वन फिजिकल, नंबर टू केमिकल। केमिकल में दो क्लास आई, एक आया एलिमेंट का और एक आया कंपाउंड का। और चलते हैं मिक्सचर में, चलें क्या? मिक्सचर में कितने मिक्सचर आपके सामने हैं? एक है होमो, दूसरा है, और समझते हैं ये होता क्या है, इसे फील कैसे करते हैं। आपने सुना तो कई बार होगा, अब एक बार मेरे शब्दों में सुनिएगा, ठीक है? तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये दोनों शब्द डन हो गए, ये दोनों शब्दों का बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर हुआ। अब मैं इन दोनों शब्दों को फोकस कर रहा हूं, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट मिक्सचर, नेक्स्ट पॉइंट मिक्सचर। अच्छा एक बात बताओ, मिक्सचर में एक ही सब्सटेंस है कि एक से ज्यादा है? एक से ज्यादा। लिख लो जरा, व्हेन मोर देन वन सब्सटेंस, व्हेन मोर देन वन सब्सटेंस, जब एक से ज्यादा सब्सटेंस है उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर।
मिक्सचर। तो कितने तरह के मिक्सचर आए? एक को क्या बोला गया? चलो पहले वो चेक करता हूं जो आपको पहले से पता है। तो मिक्सचर के दो क्लास हुए, एक को कहा गया होमोजीनियस और एक को कहा गया हेट्रो। चलो आ जाओ होमोजीनियस में। आपको क्या पता है होमोजीनियस के बारे में? कौन होता होमोजीनियस? पता तो होता है ना, जो सेम फेज में होता है। इतना तो रटा होगा यार। तो कॉपी पहले लिख लो, होमोजीनियस सेम फेज। अब मेरा सवाल आप सब से है, पहला फेज क्या होता है और दूसरा सेम फेज क्या होता है? क्या बोला मैंने? फेज और दूसरा सवाल सेम फेज। सेम फेज मतलब एक जैसा कुछ, मगर क्या? व्हाट इज फेज? मैं बच्चों से कहता हूं फेज क्या है, तो बच्चे अक्सर मुझसे कहते हैं सर फेज ही फिजिकल स्टेट है। फेज ही फिजिकल, रॉन्ग। फेज अलग है, फिजिकल स्टेट। फेज, फिजिकल स्टेट। एक सवाल पूछता हूं, पानी आपको दिख रहा है? पानी का फिजिकल स्टेट क्या है? सोच के बोलते हो, पानी का फिजिकल स्टेट बोलो ना यार। चीनी लीजिए हाथ में, चीनी का फिजिकल स्टेट क्या है? पक्का? चीनी को पानी मिलाइए, मिला दिया, अब घोलिए, घुल गया? क्या घुला? कहां घुला? अब पूरा कैसा नजर आया? क्यों? चीनी कहां गया? चीनी कहां गया? चीनी कहां गया? किसी ने बोला पिघल गया, किसी ने बोला, किसी ने बोला पिघल गया। कहां पिघलता है? पानी में पिघलता है चीनी? आ रहा हूं, आ रहा हूं। ये देखो क्या कह रहा था। हाँ, तो बात चल रही थी होमोजीनियस सेम फेज होता है, राइट? तो मैंने कहा फेज क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा था। आपने हाथ में चीनी लिया और पानी लिया, पानी में क्या मिलाया? तो क्या चीनी पानी में घुल गई? चीनी का फिजिकल स्टेट क्या था? अब पानी में कैसी हो गई? पानी में चीनी लिक्विड हो गई। पानी में चीनी लिक्विड हो गई। सोचो तो अजीब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यार जो इतनी मुश्किलों से पिघलता था, चीनी को कभी मैंने तवे में रख के पिघलाया तो भी नहीं पिघला। कभी चीनी को पिघलाने की कोशिश करी आपने बचपन में? छोटे बहुत एक्सपेरिमेंट तो करते रहे होंगे ना यार, है? बैटरी तोड़ना, कांच तोड़ना, ये सब तो बचपन ऐसे ही बीतता है ना। अरे बैटरी तो है ना। कभी चीनी पिघलाने की कोशिश करी, नमक पिघलाने की? चलो छोड़ो, आपने कभी चने भुनते हुए देखे हैं? नमक में भुनते कि नहीं भुनते? तो क्या नमक पिघल जाता है? हाँ ठीक है, नमक पिघलता तो नहीं है ना यार। मैं कहना क्या चाहता हूं, चीनी को आपने पानी मिलाया तो क्या चीनी पिघल गई? चीनी पिघली नहीं तो फिर कहां गई? घुल गई तो कहां गई? जो घुलता है, जिसमें घुलता है, क्या बोला मैंने? जो घुलता है, जो घुलता है, घुल कौन रहा है? चीनी। किस में घुल रहा है? जो घुलता है, जिसमें घुलता है, जो घुलता है जिसमें। तो घुलने का कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब लैटिस एनर्जी वगैरह पढ़ाया जाता है। अभी फिलहाल मैं ऐसा कहता हूं, जब भी कोई चीज डिसॉल्व होती है तो लिक्विड में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, राइट? उनके बीच में स्पेस होता है, राइट? वो मॉलिक्यूल जाके वहां फिट हो जाते हैं। मतलब इमेजिन करो ये दो पानी के मॉलिक्यूल हैं, अगर आपने चीनी मिलाया तो चीनी उस पानी के बीच में जाके फिट हो गई, बस। तो आपको लगता है कि चीनी गायब हो गई, लेकिन चीनी अभी गायब, चीनी अभी भी पानी के अंदर है। जो घुलता है, जिसमें घुलता है, उसी के रंग में रंगता है। जो जिसमें, उसी के रंग में, उसी के रंग में। पानी में चीनी घुली कि चीनी में पानी घुला? पानी में चीनी घुली, तभी तो मुझे सब पानी पानी नजर आया। अगर चीनी में पानी घुलता, सब चीनी चीनी नजर आता। अरे अब जो कह रहा हूं मेरी बात को सुनिएगा। अगर आपने चीनी को पानी में मिलाया तो चीनी का फिजिकल स्टेट क्या था? लेकिन मिलाने के बाद, घोलने के बाद कैसा नजर आया? जो नजर आता है वो फेज कहलाता है, जो नजर आता है वो फेज कहलाता है, और जो वो होता है उसका फिजिकल। चीनी का फिजिकल स्टेट, घुलने के बाद उसका फेज। अब फिजिकल स्टेट नहीं फेज बोलोगे, उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड था, सॉलिड है, सॉलिड नहीं समझे? तो अगर आपने पानी में नमक मिलाया, फटाफट सवाल बताना, पानी में नमक मिलाया, मिला दो। पानी में क्या मिलाया? तो अगर आपने पानी में नमक मिलाया तो बताओ नमक कैसा नजर आएगा? कैसा नजर आएगा? अरे सब लिक्विड जैसा नजर आएगा ना यार। तो इसका मतलब नमक का फेज क्या है? नमक का फिजिकल स्टेट क्या है? क्या था, क्या है, क्या रहेगा? जब तक नमक पिघलेगा नहीं तब तक कभी लिक्विड होगा नहीं। नहीं समझे? जो होमोजीनियस होता है वो सेम फेज होता है। मुद्दे प्यारा, जो होमोजीनियस होता है वो सेम फेज क्या होता है? जो हमें नजर, हेलो, एक जैसा नजर आएगा तो सेम फेज क्या है? पानी में चीनी मिलाया तो चीनी और पानी एक जैसा नजर आया कि नहीं आया? पानी कैसा नजर आया? लिक्विड।
चीनी कैसा नजर आया? लिक्विड। यानी दोनों का फेज कैसा हुआ? लिक्विड। यानी दोनों होमोजीनियस है कि नहीं है? पानी में रेत मिलाइए, क्या मिलाया? रेत, समझते हैं? मिलाओ रेत, मिलाओ, मिलाओ ना। अब पानी और रेत को देखोगे तो रेत और पानी अलग नजर आएगा, नहीं नजर आएगा? हाँ, नहीं नजर आएगा। रेत कैसा नजर आ रहा है? सॉलिड। और पानी कैसा नजर आ रहा है? लिक्विड। तो दोनों का फेज अलग हुआ कि नहीं हुआ? अलग अलग नजर आएंगे तो डिफरेंट फेज कहलाएंगे, एक जैसे नजर आएंगे तो सेम। होमोजीनियस का मतलब सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट। कुछ एक सवाल पूछ के कॉपी में लिखाता हूं, सवाल पूछ लूं। चीनी पानी होमो की हेट्रो, रेत पानी, ऑयल पानी, ऑयल पानी, बोलो ना यार। हवा प्लस हवा, हवा प्लस हवा, हवा नहीं हवा, ठीक। O2 प्लस O3, अब ना हवा प्लस हवा बोला तो बता दिया, O2 प्लस O3 बोला सोच में पड़ गए। अरे O2 प्लस O3, गैस प्लस गैस, सब गैसेस ही नजर आएगा ना। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, सेम फेज। एक लाइन लिख लो, एक लाइन लिखेंगे सेम फेज में, बोलूं? फेज में लिख लीजिए, जो नजर आता है। फेज में लिख लीजिए, जो नजर आता है फेज कहलाता है। जो नजर आता है, मैं मैसेज वाली इंग्लिश में लिख रहा हूं, चलेगा? जो नजर आता है, मैं सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, फेज कहलाता है। जो नजर आता है फेज चलेगा बच्चों? अब अगर मैंने कहा सेम फेज मतलब एक जैसा है ना, तो अगर आपके अंदर कॉमन सेंस है बताओ हेट्रोजीनियस को मैं क्या बोलूं? सेम फेज की डिफरेंट फेज, सेम फेज की डिफरेंट फेज। अगर डिफरेंट फेज बोल रहा हूं तो एक जैसा नजर आएगा, अलग अलग, तो लिख लें डिफरेंट फेज, हेट्रोजीनियस, डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज। लैग आ रहा है, लिख रहा हूं बाद में आ रहा है। डिफरेंट फेज लिखना। डिफरेंट सरफेस नजर आना, डिफरेंट सरफेस नजर आना, डिफरेंट सरफेस नजर आना, डिफरेंट फेज कहलाता है, डिफरेंट फेज कहलाता है। चलेगा साहब? चलिए, तो मैंने आपके सामने 4 शब्दों को क्लियर किया, अभी कुछ एक सवाल पूछता हूं। नंबर 1, एलिमेंट क्लियर है, कंपाउंड क्लियर है, मॉलिक्यूल क्लियर है, होमोजीनियस का मतलब क्लियर है। अब 1000 एग्जांपल नहीं बताऊंगा 11वीं बच्चों से, आपके अंदर कंसेप्ट सिखाया कि फेज का मतलब क्या है, जो नजर आए वही फेज का है। हवा हवा नजर आए तो हवा फेज है, लिक्विड लिक्विड नजर आए तो लिक्विड फेज है, सॉलिड सॉलिड नजर आए तो जो है वो फिजिकल स्टेट है, जो नजर आता है वो फेज है। फिजिकल स्टेट फेज सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चीनी का फिजिकल स्टेट सॉलिड था मगर पानी में नजर लिक्विड आया। हेलो, क्या चारों शब्दों का मतलब क्लियर है? कहानी आगे बढ़ाऊं? बढ़ाऊं? सुनो जरा, दुनिया में जितने भी मैटर हैं, क्या बोला मैंने? दुनिया में उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी अपनी लेंथ है, मास है, लेंथ है, मास है। और आप सब जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिस कंसेप्ट पढ़ने वाले, उसका नाम मोल कंसेप्ट। और हर किसी के अंदर मोल भी तो है ना यार। अगर कोई मैटर है तो कुछ ना कुछ मोल है, कुछ ना कुछ लेंथ है, मास एंड सो ऑन, हाँ या ना? नाउ वी वांट टू मेजर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम क्या मेजर करना चाहते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं। आज से कुछ साल पहले लोग जमीन हाथों की लंबाई से नापते थे। बहुत पुरानी बात है, लोग कहते थे पता मेरे पास, जैसे बीघा बोलते हैं ना, 100 बीघा जमीन है ना, वैसे पहले हाथों की लंबाई से जमीन नापते थे। हमारे पास 1000 हाथ की जमीन है, ऐसा सुना है किसी ने? अगर एक बार बहुत पुरानी जमीन होगी, वो राजा महाराज समय जो दान मिलती थी जमीन वगैरह जो होती थी पुरानी, उस समय ऐसे बोलते हमारे पास 1000 हाथ की जमीन है, इनको 1000 हाथ, ऐसा सुना होगा। इमेजिन करते हैं, अभी भी है क्या है? इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं कि खली की फैमिली, खली का नाम सुना है? खली की फैमिली है और उनके दादाजी ने 1000 हाथ की जमीन ली। कितनी जमीन ली? अरे मान लो यार। और
अब जब खली साहब आए तो उन्होंने कहा हमें हमारी जमीन चाहिए। अब वो 1000 हाथ की जमीन नापने गए तो एक सवाल आपसे पूछ, खली का नाम सुना है ना? अब उन्होंने कहा कि भाई साहब 1000 हाथ की जमीन वो नापने जा रहे हैं तो जो उनके दादाजी ने 1000 हाथ की जमीन ली होगी और जो खली साहब नापेंगे दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, अलग होगा। क्योंकि ऐसे लफड़े बहुत चला करते थे तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक कमेटी बनाया गया, जैसे अभी कमेटी बनाई गई है, एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। उनका काम था कि दुनिया में जितने भी मापन का काम चल रहा, मेजरमेंट का काम चल रहा, उसे स्टैंडर्ड करिए, मनमानी मत चलने दीजिए। क्या बोला उन्होंने? मनमानी, उसे प्रॉपर यूनिफॉर्म करिए। उन्होंने यूनिफॉर्म करने के लिए आप सब लोग फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, नाम सुना है? वहां आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। पता है क्या? पूछ लेता हूं, लेंथ का कुछ केजी बोल रहे थे क्या? लेंथ का, मास का, पक्का पता है ना? अच्छा बताओ, मास की एसआई यूनिट केजी ही क्यों बनाई गई है? मास को केजी में ही क्यों मानते हैं? क्योंकि मानते हैं यार। कैसी बातें कर रहा हूं? अगर बचपन से आपको ऐसा सिखाया जाता कि बेटा एप्पल मीटर में नापना, किसमें नापना, तो आप जाके फल फूल की दुकान में क्या कहते, भैया 1 मीटर एप्पल दे दो। अरे किसने कहा किलोग्राम ही होना चाहिए? क्या वो तो इंसान ने बनाया ना। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, सुनना। अब दुनिया में जितने भी मैटर हैं, कहानी कहां शुरू हुई थी मैटर से, भूल मत जाना। दुनिया में जितने भी मैटर हैं, सॉरी, दुनिया में जितने भी मैटर उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को मेजर करना पड़े, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसने 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट के नाम दिए। कितने यूनिट? 7। और वो आपको याद होने, मुद्दे पे आता हूं। वो जो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट थे, जैसे मैं किलोग्राम की बात करूं तो किलोग्राम में बेसिकली ग्राम के पहले क्या लिखा है? किलो। ग्राम के पहले क्या लिखा है? किलो। मेरी बात को समझना, अगर मैं आपके सामने केवल ग्राम कह दूं, क्या कह दूं? केवल ग्राम, तो ग्राम का सेंस अलग है, और ग्राम के पहले किलो लगा दूं, उसका सेंस, एग्री और नॉट? इन्हें कहा गया प्रीफिक्स। क्या बोला गया? प्री बोले तो पहले लगने, जितने भी मेजरमेंट के यूनिट थे उन सब के पहले लगाई गई प्रीफिक्स। क्या लगाई गई? और वो जितनी भी प्रीफिक्स है वो हमें समझनी पड़ेगी क्योंकि वो मेजरमेंट में काम आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं मीटर और मैं आपसे कहूं सेंटीमीटर, दोनों सेम है क्या अलग? मैं आपसे कहूं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, दोनों सेम है क्या अलग? इन तीनों में अंतर क्या है? प्रीफिक्स का। इसका प्रीफिक्स सेंटी, इसका प्रीफिक्स, अरे बोलो ना यार। अब इन प्रीफिक्स को समझते हैं और थोड़ा सा इनको याद करके कुछ एक सवालों की तैयारी करते हैं, चलेगा? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चलेगा? कुल कितनी बेसिक एसआई यूनिट है? 7। नहीं लिखा रहा हूं, कहां पढ़ोगे? यूनिट एंड डायमेंशन में। और बाकी सबको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड यूनिट। याद है? पढ़ोगे, दैट्स नॉट अवर कंसर्न, राइट? अब हमारा कंसर्न क्या है, सुनिएगा। अब इन सभी प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमने बनाया प्रीफिक्स। क्या बनाया? आओ एक बार कॉपी में लिखते हैं, फिर उसे याद करते हैं, ठीक है? सबसे पहला प्रीफिक्स जो आपके सामने लिख रहा हूं, दैट इज डेसी, सेंटी, जैसे वर्टिकल लिख रहा हूं वैसे लिखना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, बहुत धीरे लिख रहा हूं तो ऐसे आ रहा है, पीको, फेम्टो, एटो, इधर लिख रहा हूं एटो, और सबसे लास्ट में लिखा जेप्टो। अगर आपको पीको तक याद हो जाए तो भी काम चलेगा, और पूरा याद हो जाए तो अच्छी बात है। आओ एक बार याद करते हैं। डेसी, मैं ऐसे बोलूंगा, शब्द नहीं ये नंबर है, शब्द नहीं ये, शब्द नहीं ये। मैं आपसे कहूं दर्जन, क्या बोलूं? तो दर्जन बोलते आपके मन में किसकी तस्वीर आती है? क्यों दर्जन? तो मैंने शब्द बोला, आपके नंबर में, दिमाग में नंबर क्यों आया? क्योंकि शब्द नहीं वो। जितना क्लियर दर्जन का मतलब 12 क्लियर है, उतना ही क्लियर इन शब्दों का मतलब भी होना। आओ समझते हैं। जब भी मैं कहता हूं डेसी, तो डेसी का मतलब है 10 की पावर माइनस, पहले 1 2 3, फिर 3 की टेबल। क्या बोला मैंने?
1 2 3, फिर 3 की आप पहले बता दो फिर लिखते हैं 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस। अब 3 की टेबल तो 3 6 9 12 15 18 20 चलेगा। कॉपी में एक बार लिख लो फिर बताता हूं। 10 की पावर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। अब 3 की टेबल -6 -9 -12 -15 -18 -21। अगर कभी ये शब्द लग जाए तो समझ जाइएगा ये अपने साथ एक मीनिंग कैरी करते हैं। और डेसी का मतलब है 10 की पावर -1। मैं कहता हूं डेसीमीटर यानी 10 की पावर -1 मीटर। मैं कहता हूं सेंटीमीटर यानी 10 की पावर -2 मीटर। ये सब आपको याद करना। याद कर लोगे क्या? पक्का याद कर लोगे? नहीं याद कर पाओगे। मैं आपको याद कराता हूं। याद करा दूं? इमेजिन करते हैं डेसी किसी का नाम है। मान लीजिए, अरे मान लीजिए डेसी सेंटी होकर, कैसे होकर? सेंटी होना समझते हैं ना, जैसे रिजल्ट के समय आप हो गए होंगे। डेसी सेंटी होके मिली। कौन मिली? कैसे मिली? किससे मिली? माइक्रो से। तो डेसी सेंटी होके मिली माइक्रो से। नैनो में बैठ के पिक किया। नैनो में बैठ के, थोड़ा ये स्टोरी बनाना तो याद हो जाएगा। डेसी सेंटी होके मिली, नैनो में बैठ के किसको पिक किया? फेम्टो को। अभी मत कहना फेम्टो के किसी का नाम होता है क्या यार? ब्लेड नाम हो सकता है। कोई समझा क्या? ये नहीं समझे? ब्लेड नाम हो सकता है ना। अरे एक मूवी आई थी ना, नाम था ब्लेड। खैर खैर, इधर आओ। डेसी सेंटी होके मिली, नैनो में बैठ के पिक किया। किसको पिक किया? और सबके सब घूमने गए अटाला। कहां घूमने गए? खंडाला है तो अटाला है। सबके सब घूमने गए। डेसी सेंटी होके मिली, नैनो में बैठ के पिक किया, सबके सब घूमने गए और वहां से खाना मंगाया जोमेटो से। नहीं चलेगा। कैसे याद हुआ? 1 2 3 6 9 12 एंड सो ऑन। चलेगा? एक बार पहले याद करो फिर आगे बढ़ते हैं। डेसी सेंटी होके मिली, नैनो में बैठ के पिक किया, सबके सब घूमने गए, वहां खाना मंगाया, नैनो पिको तक याद कर लो तो भी काम चलेगा और पूरा याद हो जाए। बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन क्या है? आता हूं उसके पहले अभी हमने 10 की पावर माइनस याद किया। अब 10 की पावर हमें प्लस में भी याद करना है। तो कैसे याद करना है? लिख लेना एक बार कॉपी में। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। उसके बाद भी है टेरा, पीटा एंड सो ऑन। लेकिन आप बस इतना याद रखें, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। डेका का मतलब है 10 की पावर 1, हेक्टो का मतलब है 10 की पावर 2, किलो का मतलब है 10 की पावर 3, और फिर 3 की टेबल शुरू हो जाए प्लस में। बोलो जरा, 6 एंड देन 9। नहीं चलेगा। अब इसे याद कैसे करें? अगर आप इसे फ्लो में 2 बार 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। बोलोगे मेरे जैसा? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। बोलो जरा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। यही क्लास के क्लास में याद करना है, तभी मजा आएगा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा। अब थोड़ा फ्लो में बोलो। अब बोलो जरा। थोड़ा दिक्कत आई, एक बार देख लो। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा। अब बोलो जरा। आज घर जाके 2-3 बार बोलना। जब भी बोलोगे ऐसे ऐसे बस लय बोलना, अपने आप याद आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ऐसे याद होता है। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, 1 2 3, फिर 3 की पावर 6 एंड सो ऑन। चलेगा? अब जादू दिखाता हूं, सब लोग बोर्ड करना। देखना कितना बेसिक है, लेकिन आप सब यही गलती करते हैं और फिर आगे चल के ठीक है। आइए जरा प्यारे बच्चों, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। मैंने आपके सामने लिखा 1 सेंटीमीटर। क्या लिखा? अरे थक गए क्या भाई? सुन रहे हो ना? सुन रहे हैं बच्चे? 1 सेंटीमीटर। देखो ऐसा है ना, मैं किसी को टोकता हूं ना कुछ कहता हूं, मैं फिर कहता हूं, अगर अगर हमने फैसला लिया तो सही साबित करके बताएं। साल चला जाता है, समय चला जाता है और अंत में अगर रह जाता है तो पछतावा। साल आपका है, पैसा आपका है, समय आपका है, सब कुछ आपका है, सब कुछ। हम यहां पे केवल आपके रास्ते आसान बनाने के लिए, हम आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकते। मैं क्लियर कहता हूं, आपके रास्ते हम आसान बनाने के लिए,
अगर आप, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, बार बार हाथ छुड़ा के जाओगे ना, 2-3 महीने टोकते हैं, उसके बाद टोकते भी नहीं है। आप अपने रास्ते चलते रहिए, क्योंकि आप सब छोटे बच्चे नहीं यार, यू ऑल आर हैविंग मैच्योरिटी एनफ। आपको पता है मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। लेकिन मेरा एक सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने पढ़ने का फैसला लिया तो पूरी ताकत से पढ़िए, या तो फैसला मत लीजिए, और लिया है तो पूरी ताकत से करिए यार। ऐसा नहीं दुनिया भीड़ चाल में चल रही, सर हम भी डॉक्टर बनेंगे, हम भी, ऐसा नहीं होता भाई। इतना आसान होता ना, इतना आसान होता, ठीक है, जो अफवाहें चल रही छोड़ो उसे, इतना आसान होता तो फिर हर साल यूं ही नहीं इतनी कम सीट में सिलेक्शन होता। तो प्लीज प्लीज प्लीज, चलेगा, मैं मानता हूं आप सब हैं उसमें, लेकिन कहते हैं पहले दिन कुछ बातों को, कुछ प्रिंसिपल को, कुछ आधार लेके चलते, उन बातों से बात कर रहा हूं मैं, चलेगा। कुछ दिनों तक टोकते, बाद में टोकते नहीं। सबको सिलेबस की टेंशन है, सबको इसकी टेंशन है, सबको अपना काम करना है, नो वन इज गोइंग टू केयर। लेकिन हाँ, जुड़े रहोगे तो मजा आएगा, चलेगा। आपको अपनी सिलेबस की टेंशन है, मुझे ये करना वो करना, हमें अपने लेक्चर, सबका अपना अपना चलता है, बस आपको जुड़े रहना है। तो प्यारे बच्चों, कहानी चल रही थी, इसे हम कैसे यूज करें, आओ इसका जादू दिखाता हूं। अब जादू देखने का समय है और आप सबका ध्यान चाहिए। मैंने आपके सामने लिखा 1 सेंटीमीटर, क्या लिखा? मीटर के पहले क्या लिखा है? शब्द नहीं ये, शब्द नहीं ये। जैसे आपके सामने सेंटी आएगा, आप सबके मन में क्या जाएगा प्यारे बच्चों? 10 की पावर -2 मीटर। डन। यहां भी दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहां है सुनिएगा। मैंने आपके सामने लिखा 1 माइक्रोमीटर। 1, क्या सबको माइक्रो का मतलब पता है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। बोलो एक बार। डेसी सेंटी होके मिली, पक्का? माइक्रो कितना होगा? 10 की पावर माइनस। तो मैं कह दूं 1 माइक्रो। माइक्रो के पहले क्या लगा है? सॉरी, मीटर के पहले क्या लगा है? इसे माइक्रो पढ़ते, राइट? राइट। क्या ये प्रीफिक्स है? ये शब्द है कि नंबर है? शब्द नहीं है। तो जहां 1 माइक्रोमीटर से मैं कह सकता हूं 10 की पावर -6 मीटर, हाँ या ना? बच्चे को दिक्कत यहां नहीं, बच्चे को दिक्कत यहां आती है, और यहीं से वो सवाल गलत करता है। छोटा सा पॉइंट है, सुनिएगा। मैंने आपके सामने लिखा, आ रहा हूं मुद्दे पे, 1 नैनोमीटर। कितने बच्चे से लिख पाएंगे? लिख लोगे? कैसे लिखोगे? कॉपी में देख लो। नैनो का मतलब 10 की पावर माइनस, मैं कह दूं 10 की पावर -9 मीटर, चलेगा? अब मैंने आपके सामने लिखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर, बोलो अब कैसे लिखोगे? सेंटिस। सेंटिस शब्द नहीं है, तो मैं क्या कह दूं? 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। सही है कि गलत है? गलत है। हाँ, देखो आता था आपको, ऐसा नहीं था लिखना नहीं आता था, लेकिन जहां गलत है, एक छोटा सा पॉइंट यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। इसे कैसे लिखें? जब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये मीटर का स्क्वायर नहीं है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? तो जब आप सेंटीमीटर लिख रहे हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं, तो सेंटी का मतलब है 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 मीटर लिखा, उस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? और इस पूरे का जो स्क्वायर होगा वो कितना आएगा? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अगर समझ पाए तो अब मुझे बताना जरा, थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूं, थोड़ा सा ट्विस्ट, फिर कॉपी में लिख लेना, ठीक है? मैंने लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्या लिखा? 1 सेंटीमीटर। अब बताओ कैसे लिखोगे? ये मीटर का क्यूब है कि सेंटीमीटर का क्यूब है? और सेंटी शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। जब भी सेंटी आएगा दिमाग में तुरंत चमकेगा नंबर, और जब भी नंबर आएगा तो अपने दिमाग में शब्द भी चमकना चाहिए। शब्द है तो नंबर है, नंबर है तो दर्जन का मतलब 12 है, तो 12 का मतलब दर्जन भी तो है ना यार। अरे तो प्यारे बच्चों, 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 10 की पावर -2 का क्यूब, यानी 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। इज दिस क्लियर और नॉट? क्लियर यहां तक? पक्का? पक्का? 6 लग रहा है, क्यूब नहीं लग रहा है क्या? आज बोर्ड, एक मिनट, इसे मैंने क्यूब लिख दिया, डिजाइन से लो लिख दिया, चलेगा? एक छोटी सी चीज बताता हूं, फिर सवाल करना सिखाता हूं। इसे कॉपी में लिखना चाहे लिख, खास करके लास्ट के दोनों पॉइंट लिखिएगा। अब इसे हम सवाल में कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं, छोटा सा यूनिट कन्वर्जन का खेल बताऊंगा। उसके पहले कुछ बातें आपको बता दूं। आप सबको पता होना चाहिए कि जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, जो 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, वही 1 लीटर भी होता है। लिख लें कॉपी में, 1 डेसीमीटर क्यूब को ही हम 1 लीटर कहते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब को ही हम 1 लीटर कहते हैं, चलेगा? नहीं समझे? अब इसकी दिक्कत पता कहां आती है? हम लोग पढ़ते हैं काइनेटिक्स, और काइनेटिक्स में से बोलूंगा इसकी रफ्तार है 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। बच्चा परेशान, उसे दिक्कत और कहीं नहीं, उसे दिक्कत इसमें है कि भैया मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
ये बातें छोटी है, लेकिन ये बातें छोटी छोटी आपको सवाल की समझ को बड़ी या कम कर देती हैं। तो अगर मैं कहता हूं डेसीमीटर क्यूब, तो 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है? याद रहेगा? इन द सेम वे, क्या सभी बच्चों को मिलीलीटर समझ में आता है? 1 मिलीलीटर जिसे हम कई बार सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर क्यूब को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 1 सेंटीमीटर क्यूब। चलेगा ना? सेंटीमीटर लिखने का तरीका है यार। और यही होता है प्यारे बच्चों 1 ml। कितना होता है? अब मैं आगे चल के आपसे सवाल पूछूंगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी में पानी के मोल निकालो। आपको दिक्कत और कहीं नहीं आई, आपको दिक्कत सेंटीमीटर क्यूब समझने में आएगी। पहले इन यूनिट्स को याद करो। 1 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं? 1 ml। लिखते चले कॉपी में। अब एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, पूछ लूं? पूछ लूं? 1 डेसीमीटर क्यूब कितना लीटर? तो 2 डेसीमीटर क्यूब, 3 डेसीमीटर क्यूब। शानदार शानदार। अब मैंने कहा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्या बोला? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो क्या उसे मोल पर लीटर मान लोगे? मैंने कहा मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या बोला? तो क्या सेंटीमीटर क्यूब को ml मान लोगे? मैंने कहा पानी का 18 सेंटीमीटर क्यूब। पानी का पानी लिया मैंने 18 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो कितना पानी? सेंटीमीटर क्यूब में फील नहीं आता, मगर ml में फील। अरे बोलो ना यार। और मजा तो तब आएगा जब मैं आपसे कहूंगा पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। पानी की डेंसिटी होती है क्या? किसकी? कितनी? क्यों? क्योंकि वो है, पानी है ऐसा। पानी की डेंसिटी कितनी है? अरे यार, पानी की डेंसिटी कितनी है? नहीं समझे? क्यों है? पानी ऐसा है 1 ग्राम पर ml। यानी 1 ml का कितना वजन? एक गाड़ी की रफ्तार है, यूनिट पढ़ना सीखिए। एक गाड़ी की रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी रफ्तार है? तो कैसे पढ़ते हो आप इसे? इसका फील क्या है? 1 घंटे में कितने किलोमीटर चली? पक्का? तो गाड़ी कितने किलोमीटर चली? गलत। पहले बताओ कितने देर चली? नहीं समझे? गाड़ी की रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने कहा गाड़ी कितने किलोमीटर चली? आपने तुरंत कहा 20 किलोमीटर चली। अरे पहले आपको पूछना, सर बताओ कितने देर चली। अगर पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, कितनी है? 1 ग्राम। पढ़ो इसे, कैसे पढ़ोगे? 1 घंटा 20 किलोमीटर। तो पढ़ो ना यार। 1 ml 1 ग्राम, तो 2 ml 10 ml 18 ml। मेरे हाथ में कितना पानी था? भूल गया थे। पानी था आपके हाथ में? अरे था ना कुछ देर पहले। कितना पानी था? 18 ml था कि 18 ग्राम था? वही 18 ml है, वही 18 और वही 18 सेंटीमीटर क्यूब है, वही 18 सीसी है। ऐसे सवाल कंफ्यूज करता है, कठिन नहीं पूछता, कंफ्यूज करता है। इज दिस क्लियर? अब सुनना ध्यान से। मैंने आपके सामने कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन की बातें बताई। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। आपने कभी घर बनते हुए देखा है? टीवी में, रियल में भी देखा होगा। जिन्होंने रियल में नहीं देखा उन्होंने टीवी में देखा होगा। टीवी में भी नहीं देखा, सुना होगा घर बनते हुए। हाँ या ना? घरों में पानी की टंकी बनती है। बोलो, बनती कि नहीं बनती? पानी की टंकी समझते हैं? तो घरों में जब पानी की टंकी बनती है तो जो लोग बनाते हैं वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। उनसे आप कह दो भैया हमें इतने लीटर की पानी की टंकी चाहिए, उनसे आप बस बता दो 10,000 लीटर की चाहिए, 1,000 की, जितनी भी लीटर की। कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। आपसे कमी है, आप तो 12वीं पास है फिर भी। अरे यार शर्म कर लो, प्राउड की बात है ना। स्कूल यार, स्कूल लेवल क्रॉस कर लिया आपने। पढ़े लिखे नहीं होते, उनसे कह दो हमें 10,000 लीटर की पानी की टंकी चाहिए। वो बना के दे देंगे और आपसे कहेंगे सर पानी भर के देख लो, 10,000 लीटर ही आएगा। पानी पहले भरते नहीं, पहले टंकी बनाते फिर बाद में कहते पानी भर के देख लो। उन्हें कैसे पता है? उन्हें एक छोटी सी इक्वेशन पता है। उन्हें पता है अगर पानी की टंकी बनाई जाए, उसकी लंबाई रखी जाए 1 मीटर। कितनी रखी जाए? 1 मीटर। इतना होता है? कितना होता है? 1 मीटर कितना होता है बेटा, बताओ जरा। इतना तो नहीं होता ना 1 मीटर? ठीक है। अब आप कहोगे सर कैसी बेसिक बातें हो रही। यही बेसिक फील जनरेट कर रहा हूं। ये आपके अंदर में सोचने का तरीका डेवलप कर रहा हूं। ये फील चाहिए मुझे। आप बस सुनते हो ना, सुनने के साथ साथ मेरे मन में उसका इमेजिनेशन भी। बस लंबाई लो 1 मीटर, चौड़ाई लो 1 मीटर, ऊंचाई लो 1 मीटर। कितनी लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई? क्या बना रहे हैं? भूल गए आधे। पानी की टंकी बना रहे हैं बेटा।
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने मीटर ली, वॉल्यूम कितना होगा, लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट कितना होगा वॉल्यूम, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 1 मीटर। जानते हो उसमें कितना पानी आएगा, 1000 लीटर। कितना पानी आएगा, कितना पानी आएगा। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब भी सवाल आपसे बोलेगा 1 मीटर क्यूब, क्या बोलेगा, तो आपके मन में आ जाना चाहिए 1000। अरे बोलो ना यार, इसे मैं ऐसे कह दूं, बोलो चलेगा, नजर मत हटाना, बोर्ड पे आना जरा, इसे मैं ऐसे कह दूं चलेगा, ये याद रहेगा। कौन सा एग्जांपल याद करोगे, पानी की, अरे बोलो ना बेटा, अगर इसकी लेंथ है 1 मीटर, विड्थ है 1, हाइट है 1, इसका वॉल्यूम कितना होगा 1 मीटर क्यूब, उसमें कितना पानी आएगा 1000। आ जाओ जरा, क्या 1 लीटर ही 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, क्या 10 की, नजरें मत हटाना प्लीज, क्या 10 की पावर 3 लीटर को मैं कह दूं 10 की पावर 3 इंटू 1 लीटर चलेगा, अरे कह दूं ना। और जहां 1 लीटर उसे 1 डेसीमीटर क्यूब कह दूं चलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 मीटर क्यूब ही 1000 डेसीमीटर क्यूब है, बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ऐसा कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, पक्का। रुको जरा, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, हाँ, तो बोलो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब, इसमें इसमें तो इसमें कितना, चलो मैं करता हूं, आ जाओ जरा, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे, देखना जरा, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर, तो मैं कह दूं 10 की पावर 3 को नीचे ले आऊं, आप भी ले आओ बेटा, ले आए क्या, तो मैं आपके सामने कह दूं 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर, मैं आपके सामने लिख दूं 1 लीटर इज, बच्चों लोग गेम खेलते थे बिना पेन उठाए चित्र बना के, बताओ है, आज खेल लो जीत जाओगे, हाँ खेलते थे ना वो गेम यार, खेला कि नहीं खेला ना, बिना पेन उठाए चित्र बना के बताओ, है खैर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3 मीटर क्यूब, चलेगा बच्चों, तो मैं कह दूं यहां से 1 लीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, हाँ या ना। मैं क्या सिखाना चाहता था, दो बातें, एक 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता, याद रहेगा, और दूसरा जब भी कभी मीटर क्यूब और लीटर में रिलेशन आए, मीटर क्यूब और, तो पानी की टंकी का एग्जांपल आपके मन में आए, दो बातें क्लियर करो। अब हर सवाल आपसे बनने वाला कैसे सिखाता हूं, ठीक है, ये पहले याद करो, याद हो गया। ये एक बात बताओ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, मान लो, अरे मान लो, ये बताओ अगर मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा तो आप क्या मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों, कि आप मानोगे अच्छा ऐसा होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों, क्या कहोगे, अच्छा ऐसा होता है, अरे हाँ या ना। तो मैंने कहा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता, आप मुझसे पूछोगे ऐसा क्यों, आप क्या कहोगे, अच्छा ऐसा होता है, कुछ चीजें दिमाग में सेव भी तो करनी होती है ना। मैंने अभी फैक्ट बताया, अभी फैक्ट से सवाल कैसे बनते आता हूं, पहले से लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये लिख लिया था बच्चों, लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सर आज पहले दिन इतना थोड़ी पढ़ते हैं सर, ऐसा नहीं है, अपन केवल पढ़ते हैं, है ना, आज पहला दिन से थोड़ा कम पढ़ रहे हैं। लिख लिया होगा। मैंने आज आपको सम बेसिक कंसेप्ट में अभी तक 2 कंसेप्ट सिखाए, तीसरे कंसेप्ट की ओर जा रहा हूं। 2 कंसेप्ट जो सिखाए, नंबर 1 एलिमेंट कंपाउंड होमोजीनियस सेट, क्लियर है, क्लियर है। अब दूसरा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, उसकी तैयारी अभी तक करा हूं, सिखाने वाला हूं, क्या, यूनिट कन्वर्जन कैसे करें, यूनिट कन्वर्जन वो सिखा रहा हूं, ठीक। बच्चों देखो ऐसा है, कई बार सवाल सिंपल होता है, कई बार सवाल कठिन होता है। मैं आपसे कहूं 1 किलोमीटर में कितना मीटर है, किसी को दिक्कत तो नहीं आई, तो 5 किलोमीटर कितना मीटर होगा, सो सिंपल। आपने कैसे बता दिया ये, क्योंकि हमें याद है 1 में कितना होता है, हाँ या ना। तो क्या आपको दुनिया की सारी यूनिट याद है, 1 माइक्रोमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं, 1 पिकोमीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 मीटर, समझ पाए क्या, हर चीज हमें याद। लेकिन सवाल तो पूछेगा तो क्या करे, अब क्या करे वो सिखाने वाला। दुनिया का या तो कठिन सवाल होगा या तो आसान सवाल होगा, कुछ आपको याद होगा, कुछ आपको याद, जो याद होगा सीधे बताना। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, बोलो ना यार, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम,
तो इसके लिए वो मत करना जो सिखाने वाला हूं, वरना कुछ भी आता बच्चा वही करता है, लेकिन जो याद नहीं है वहां क्या करे। आओ एक छोटे से एग्जांपल सिखाता हूं, आप सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। बच्चों थक गए क्या? अभी तो सफर शुरू हुआ है यार, हाँ या ना? सुनिएगा, और इसीलिए मैं इन बेसिक बात तो कर रहा हूं। मेन फिर से मैं बता दूं, फुल फ्लेज पढ़ाई हमारी कब से स्टार्ट होगी? तब से मैं 12th के चैप्टर स्टार्ट करूंगा। अभी कुछ बेसिक बातें, परसेंटेज, कंपोजिशन, ये सारी चीजें सिखाऊंगा, ठीक है? बेसिक हो सकता है, मगर क्या पता आपके लिए वही बेसिक ना हो। मैं मानता हूं ऐसी चीजें हैं जो पूरी केमिस्ट्री में आती रहती है, ठीक है? चलो आ जाओ, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक सवाल मुझे सिखाने दो, फिर आप करना, ठीक? और बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 5 सेंटीमीटर क्यूब, क्या लिखा मैंने? 5 सेंटीमीटर। चलो पहले एक सिंपल केस लेता हूं। 5 सेंटीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। तो सवाल है, कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इंटू नैनोमीटर। 5 सेंटीमीटर इंटू, इस सवाल को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं कि 5 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होते? दोनों सवाल एक ही तो है, सवाल क्लियर है? 5 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना? अब देखो दो सिचुएशन होगी। एक बच्चा इतना टैलेंटेड है कि उसे दुनिया के सारे यूनिट कन्वर्जन याद है, मान लो। अगर वो बच्चा है वो तो सीधे बता देगा इतना है, लेकिन हम लोग वो बच्चे हैं जो सब भूल जाते हैं, मान लो। मैं तो अपने आप को वही बच्चा मानता हूं, भाई साहब मैं सब भूल जाऊं तब भी मैं मेरे मेंटल एप्टीट्यूड से सवाल करके आऊं। अरे हाँ या ना? अब क्या ऐसा दिमाग में रखें कि कभी ना भूले? सुनिएगा, 5 सेंटीमीटर में कितने नैनो? तो मैं कहूंगा 5 सेंटीमीटर में कुछ ना कुछ तो नैनोमीटर होंगे। क्या बोला मैंने? 5 सेंटीमीटर में वो कुछ मुझे पता, वो कुछ निकालने का ही तो खेल है, कुछ निकालने का ही तो मैंने ऐसे कहा, लेट्स इमेजिन 5 सेंटीमीटर में है कुछ नैनोमीटर। सर ये क्या बात होती है? मैंने पूछा 5 सेंटीमीटर में कितने नैनो, और मैं कह रहा हूं 5 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर, कुछ ही तो निकालने का। अरे हाँ या ना? आ जाना जरा सभी लोग, बच्चे नजरें मत हटाना प्लीज। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? शब्द नहीं ये, शब्द नहीं ये। मैं कह दूं आपके सामने 5 इंटू 10 की पावर -2 इंटू मीटर, बोलो चलेगा? यहां लिख दूं मैं x इंटू नैनो 10 की पावर -9, बोलो चलेगा? यहां लिख दूं मीटर, बोलो चलेगा? क्या मीटर से मीटर कैंसल आउट होगा? क्या x की वैल्यू सॉल्व होके आएगी? x कितना आएगा? 5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 10 की पावर माइनस, ऊपर भेजो, सॉल्व करो, +9 -2 कितना आया? तो कह दूं मैं 5 इंटू 10 की पावर 7, हाँ या ना? क्या मुझे x की वैल्यू मिल गई? क्या हम x निकालने चले थे? तो मैं कह दूंगा दुनिया वालों 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर। अरे हाँ या ना? मैं कठिन से कठिन सवाल पूछूं, आसान से आसान पूछूं, आप तो कहोगे दिस बराबर कुछ इंटू दैट। कुछ की वैल्यू तो निकालना है, कुछ बोले तो x, कुछ बोले तो चलेगा? कॉपी में लिख ले। तो अगर कोई आपका मित्र, कोई दोस्त घर से नहीं चला है, ट्रेन उसकी लेट है, तो उसे बोलिए टेक इट इजी, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई कब से स्टार्ट होगी? 20 से। इसका मतलब आपको आना बंद नहीं करना है। तो ये कहानी जारी रहेगी नेक्स्ट क्लास में। आज हमने कुछ छोटी छोटी बातों पे चर्चा करी, और सबसे बड़ी बात, मैंने आज आपको एक विजन, एक सिद्धांत दिया है जो आपको सॉल्वर फॉलो करना है। प्लीज उस दीवार में चिपका दे, और कसम खाए से फॉलो करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हर साल इसे आजमाते हैं, और हर साल बस 2 ही बातें कहता हूं। कभी मैंने तीसरी बात कही हो तो कहना। और जिन बच्चों ने फॉलो किया है उनको परिणाम मिला है, ठीक है? डेली क्लास एंड रेगुलर होमवर्क, बस और कुछ नहीं चाहिए। कितनी बातें? क्लास और होमवर्क। होमवर्क क्या करना, एनसीईआरटी कब करना, नहीं करना, क्या, सब मेरी टेंशन है। आपकी तो बस 2 टेंशन है। कितनी? नंबर 1 क्लास, नंबर 2, अब मुझसे मत पूछना सर एनसीईआरटी करे ना करे, सर कितना करे, सब मेरी हेडेक है भाई। मैं बताऊंगा क्या कितना करना है, चलेगा? आपको तो बस 2 चीज की टेंशन लेनी है, एक क्लास, दूसरा होम, बस। दैट्स ऑल फॉर टुडे प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, आज कितना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों, क्या आप सबको ऑडियो वीडियो क्लियर था? अब क्या, चलिए तो क्लास को मैं एंड कर रहा हूं, ठीक है साहब।